नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडियोलॉजी पर। तो आज खराब स्वास्थ्य के कारण मैं सुबह 8 बजे आपके साथ डेली करंट अफेयर्स की लाइव क्लास में शामिल नहीं हो पाया। लेकिन आज की क्लास में हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं न्यूज़ के, जो हमें कवर करना है। तो इसलिए 7 मार्च की हमारी ये क्लास रिकॉर्डेड मैं आपके साथ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आज की कोई भी न्यूज़ आपसे मिस ना हो। तो फटाफट से सेशन के लिंक को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिए। सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और सबसे पहले नजर डालते हैं 7 मार्च 2024 की इंपॉर्टेंट हेडलाइंस पर। तो आज की हमारी पहली न्यूज निकल करके आती है, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, नीति फॉर स्टेट्स। तो राज्यों के लिए नीति नामक जो ये प्लेटफॉर्म है, ये है क्या, क्या इसके फायदे होने वाले हैं और राज्य सरकारों को ये कैसे मदद करेगा, इस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे आज की पहली न्यूज में। सेकंड न्यूज आती है, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और मेटा कंपनी के द्वारा मिल करके एक कोलैबोरेशन किया गया है, और भारत के कुछ महत्वपूर्ण स्कूलों में हम लोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब की स्थापना करेंगे। तो ये FTL लैब्स है क्या, कहां पर खोली जाने की संभावनाएं हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इस पर भी बात करेंगे आज की सेकंड न्यूज पर। थर्ड न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आने वाले चुनाव के पहले सरकार के द्वारा जो न्यूनतम आयु है हमारे पोस्टल वोटिंग की, उसको बढ़ा करके 85 वर्ष कर दिया गया है। तो ये पोस्टल वोटिंग होती क्या है, कौन कौन लोग पोस्टिंग वोटर के हकदार होते हैं या उनको करने की अनुमति होती है, और सरकार ने कौन से अधिनियम या कानून के अंदर बदलाव करके इस एज को 85 वर्ष कर दिया है। तो पहले क्या थी और अब 85 वर्ष हुई है, इस पर भी बात करेंगे। स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा मीथेन सैट सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, जो कि पृथ्वी के ऊपर हमारी जो मीथेन गैस है उसकी जानकारी को एकत्रित करेगी। तो मीथेन गैस को ट्रैक करने का क्या मायने हैं, और ये जो सैटेलाइट है ये दिन भर में कितनी जगह पर और पृथ्वी के कितने चक्कर लगाएगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। पांचवी न्यूज आती है, भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन कोलकाता में लॉन्च कर दी गई पीएम मोदी के द्वारा। तो पीएम मोदी जी के द्वारा ये जो अंडरग्राउंड मेट्रो है, किस स्टेशन से किस स्टेशन के बीच लॉन्च की गई है, कौन सी नदी को ये क्रॉस करेगी, कितनी दूरी होगी, कितना समय ये पानी के अंदर रहेगी, इस सब पर भी बात करेंगे। राष्ट्रीय बागवानी मेला वर्ष 2024 कहां पर आयोजित किया जा रहा है, कितने दिवसीय है, क्या इसकी थीम है, और इस साल इस हॉर्टिकल्चर फेयर को आयोजित करने वाला संस्थान कौन है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। केरला के अंदर पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रोबोट को हमारा टीचर के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, आयरिश। तो केरला अपने पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आयरिश का स्वागत करता है। तो क्या है ये आयरिश, किस स्कूल में लॉन्च किया गया, किस शहर में वो स्कूल पढ़ता है, और ये रोबोट क्या क्या कार्य करने में सक्षम होगा, इस पर भी बात करेंगे। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस 2024। तो नौसेना कमांडर का ये सम्मेलन 2024 का कहां पर कितने दिनों का आयोजित किया जा रहा है, और भारतीय नौसेना के कौन से वो 2 जहाज हैं जो यहां पर हमारे प्रदर्शित किए गए हैं इस सम्मेलन में, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हमारी पहली न्यूज पर। तो आज की हमारी पहली न्यूज आती है, केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव जी ने नीति फॉर स्टेट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो हेडिंग को फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो आजकल आपने देखा होगा भारत की सरकार हमारी डिजिटल क्रांति पर फोकस कर रही है, क्योंकि जितनी तेजी से हम लोग डिजिटली आपस में कनेक्ट होंगे, उतना तेजी से हमारा कम्युनिकेशन भी स्थापित होगा। और एक बार अगर हम लोग डिजिटली कनेक्ट हो गए, तो ऐसे में हम लोग एक बेहतर शासन व्यवस्था या एक बेहतर गवर्नेंस के मॉडल को प्रस्तुत कर पाएंगे। और आपने देखा होगा कि सरकार ई गवर्नेंस पर जोर भी दे रही है। तो इसी तर्ज पर अगर हम बात करें, तो भारत की सरकार के द्वारा नीति फॉर स्टेट्स नामक एक नया DPI यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यहां पर विकसित किया है। यानी कि ये जो हमारा
नीति फॉर स्टेट है वो क्या है, हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब ये मददगार कैसे होगा, आइए समझते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये याद रखिएगा, नीति फॉर स्टेट है तो कौन लॉन्च कर रहा है, नीति आयोग, है ना। क्योंकि भारत का जो हमारा थिंक टैंक है वो कौन है, नीति आयोग है ना। हमारा जो थिंक टैंक है नीति आयोग, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। अब इसमें होगा क्या, अगर मान लो आप एक राज्य की सरकार हो, जैसे कि मान लेते हैं आप में से जो बिहार का स्टूडेंट है या यूपी का है, जो एमपी का है, मान लीजिए आप अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के मुख्यमंत्री हो, और आपसे मैं कहूं कि अपने राज्य में एक ऐसी व्यवस्था लागू करो जिससे बेहतर सुरक्षा मिले लोगों को, बेहतर शिक्षा मिले, किसानों को भी बेहतर आय की व्यवस्था हो। तो आपका सवाल क्या होगा कि सर मैं सोचता हूं और बताता हूं, लेकिन अगर आपके पास कोई बेहतर आइडिया हो तो जरूर मुझे बताइए, ताकि मैं उससे कुछ सीख करके उसको इम्प्लीमेंट करूं। यानी कि आपको एक प्रकार के डेटाबेस, केस स्टडी या फिर कोई भी ऐसे मॉडल की जरूरत पड़ेगी जिसके आधार पर आप अपने लिए बेहतर व्यवस्था को बना सको। यस और नो। तो इसी तर्ज पर ये जो नीति फॉर स्टेट होगा, है ना, नीति फॉर स्टेट्स जो कि हमारे देश के नीति आयोग के द्वारा लाया गया है, इसके अंदर क्या होगा, एक कॉम्प्रीहेंसिव रेप्रोसेट्री होगी, है ना। कॉम्प्रीहेंसिव क्या होगा, रेपोसेट्री होगी। रेपोसेट्री का मतलब क्या है, एक ऐसा हमारा कलेक्शन या डेटाबेस जिसके अंदर तमाम जानकारियां उपलब्ध होंगी। जैसे इसके अंदर 7,500 के करीब बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि ऐसी ऐसी नीतियां या ऐसे कार्यक्रमों को दर्शाया जाएगा जो कि राज्य सरकार अगर उसको इंप्लीमेंट करते हैं तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव उनके राज्य में मिलेगा। ऐसे ही यहां पर 5,000 बेहतरीन पॉलिसियों के डॉक्यूमेंट्स भी होंगे जो कि राज्य सरकार को एक प्रकार का क्या है, एक रेफरेंस देने का काम करेगा। और इसी तरह इसके अंदर 900 प्लस के करीब डेटा सेट्स, और वहीं पर लगभग हमारे 1400 के करीब डेटा के प्रोफाइल्स, और इसके साथ साथ यहां पर हमारे नीति आयोग की 350 से भी अधिक पब्लिकेशंस जो हैं वो भी उपलब्ध होंगी, जिसको डिटेल में राज्य सरकारें अपनी जरूरत के अनुसार जिस भी क्षेत्र में वो चाहते हैं कि यहां पर काम करें उसके लिए स्टडी कर सकते हैं। तो बात समझ में आई, नीति फॉर स्टेट क्या है, एक प्रकार का इंसाइक्लोपीडिया या एक प्रकार का विकीपीडिया है। जैसे आप गूगल पे कोई भी शब्द टाइप करते हो और आपको जो भी जानकारी चाहिए होती है वो वहां पर आपको मिल जाती है, तो इसी तरह यहां पर राज्य सरकारों के लिए एक प्रकार का रेपोसेटरी होगा जहां पर वो सभी बेहतर नीतियां, कार्यक्रम, डेटा सब कुछ उपलब्ध होंगे जिसका प्रयोग वो अपने लिए क्या है, कर सकते हैं। तो समझ में आई बात। तो अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो नीति फॉर स्टेट्स है इसमें हमारे 10 क्षेत्र यानी कि 10 सेक्टर्स को कवर कर रहा है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, इसके अलावा हमारी आजीविका, कौशल विकास, एमएसएमई, कृषि क्षेत्र, ये सब है। ठीक है, तो सारे सेक्टर्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस इन शॉर्ट याद रखिएगा 10 सेक्टर को कवर कर रहा है, रेपोसेटरी होने वाला है, राज्य सरकारों को जिसकी भी जरूरत हो एक बेहतर गवर्नेंस के लिए उसको कर सकते हैं। क्लियर। तो एक प्रकार से ये हमारा क्या है, एक गुड गवर्नेंस का मॉडल है। तो मेंस में अगर कहीं पर सवाल बनता है गुड गवर्नेंस को लेकर के, तो आप इसका उदाहरण दे सकते हैं कि नीति आयोग के द्वारा नीति फॉर स्टेट्स प्लेटफॉर्म को इसलिए लाया गया जहां पर हम लोग एक बेहतर शासन व्यवस्था को विकसित कर पाए राज्यों के अंतर्गत। क्लियर। तो याद रखिएगा, कोई भी डाउट हो तो डाउट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। क्लियर। चलिए पढ़ते हैं अब अगली न्यूज पर। अगली न्यूज आती है अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और मेटा। अटल इनोवेशन मिशन की अगर हम बात करें तो आप लोग जानते ही होंगे कि अटल इनोवेशन मिशन एक ऐसा मिशन है जो कि भारत में हमारा इंक्यूबेशन को या फिर हमारे देश में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो युवा काम करना चाहते हैं उनको एक मंच देने का काम करता है। तो नीति आयोग का ही ये मिशन है ना। तो नीति आयोग का ये मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग खुद और मेटा,
मेटा कौन है? आप लोगों को पता होगा कि फेसबुक ने अपना नाम बदल करके अब क्या कर दिया है, मेटा कर रखा है ना। तो जो उसकी पेरेंट कंपनी पहले फेसबुक के नाम से होती थी, अब क्या है, मेटा जानी जाती है। तो इन तीनों ने मिलकर के भारत के स्कूलों में उन सभी अभ्यर्थियों के लिए या उन सभी विद्यार्थियों के लिए या उन सभी छात्रों के लिए जिनकी रुचि हमारी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है, और खास तौर पे हमारी जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जैसे एआई, आर्गुमेंट रियलिटी या वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीजों पर है, उनको यहां पर एम्पावर करने का काम करेगा। समझ में आई बात? इन शॉर्ट, आइए अब डिटेल में समझते हैं। तो यहां पर ये अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और मेटा ने क्या कर रहे हैं, फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब की स्थापना कर रहे हैं। ये सवाल आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि अटल इनोवेशन मिशन या नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनी या फिर हमारी एक बड़ी कंपनी के साथ मिलकर के एक समझौता किया है कि भारत के स्कूलों में हमारी आधुनिक टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब यानी कि FTL की स्थापना करेंगे। तो आपका आंसर मेटा हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी। अब अगर हम बात करें तो ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब करेगी क्या? ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजी जो लैब है, FTL है, ये करेगी क्या? देखिए, ये हमारे देश के स्कूलों में जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जैसे कक्षा 8, 10, 12 में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनमें भी बहुत लोगों में रुचि होती है, कोई हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करता है ना। आपने भी अपने परिवारों में आसपास में देखा होगा कि कक्षा 6 या 7 के बच्चे को हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में रुचि होती है किसी को, है ना। तो ऐसे छात्र जिनकी रुचि हमारी AI में, है ना, 3D प्रिंटिंग हो गई, आर्गुमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी हो गई, ब्लॉकचेन हो गया, इन सब में है, तो उनको ये क्या करेगा, एम्पावर करने का काम करेगा, यानी कि उनका सशक्तिकरण करने का काम करेगा। अब आप कहोगे सर उनका सशक्तिकरण कैसे होगा? देखो, मान लो आप कक्षा 9 में हो और आपकी रुचि है कि आप ब्लॉकचेन से कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई नया क्या है हमारा वर्चुअल या डिजिटल करेंसी बनाना चाहते हो। जैसे आप लोग बिटकॉइन का नाम सुने होंगे, तो बिटकॉइन क्या है, एक बेसिकली एक डिजिटल करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन पर आधारित है। और हो सकता है आप अपने नाम से, है ना, कमला बिमला शिमला के नाम सर से कोई क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कोई टेक्नोलॉजी या कोई चैट GTP या फिर कोई ब्लॉकचेन का को बनाना चाहते हो। तो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है, वो सुपर फास्ट कंप्यूटर्स नहीं है जहां पर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो या सीखना चाहते हो, तो आपको नहीं मिल पा रहा है। तो इसी तरह ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब में वो सभी आधुनिक उपकरण होंगे जो कि भविष्य की टेक्नोलॉजी पर एक बच्चे को या एक व्यक्ति को जरूरत होती है रिसर्च करने के लिए। तो इसीलिए इसको हम एम्पावरिंग इनोवेशन कह रहे हैं, यानी कि नवाचार को हमारा सशक्तिकरण करने का एक माध्यम के रूप में जान रहे हैं। इसके अलावा ये हमारा एक हब होगा किसका, फ्यूचर टेक्नोलॉजी का। क्योंकि आप देखो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया या फिर AR VR ब्लॉकचेन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब क्या है, हमारी भविष्य की तकनीकें हैं। तो उसका एक ये क्या है, हब होगा। और इसके साथ साथ हमारा ये मेटा कंपनी जो है, फेसबुक की जो हमारी पेरेंट कंपनी है मेटा, ये एक प्रकार का इनिशिएटिव लेकर के आ रही है, जो कि इन्होंने पिछले साल हमारा सितंबर 2023 में अनाउंस किया था कि भारत के स्कूलों में हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का काम करेंगे। तो सितंबर 2023 में मेटा का ये घोषणा की गई थी कि हम लोग स्टूडेंट से कनेक्ट करेंगे, युवाओं को तैयार करेंगे ताकि वो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के लिए तैयार हो सके। क्लियर? तो ये तीन उद्देश्यों के साथ हमारा फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब की स्थापना भारत के चुनिंदा स्कूलों में की जाएगी। उसका आइडेंटिफिकेशन हमारे अटल इनोवेशन मिशन और मेटा मिलकर के करेंगे। क्लियर? तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। और मेंस में अगर कहीं पे सवाल बनता है
हमारे देश में इनोवेशन को लेकर के, फ्यूचर टेक्नोलॉजी को लेकर के या सरकार के इनिशिएटिव को लेकर के, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि नीति आयोग क्या है, एक हमारी गैर संवैधानिक संस्थान है, थिंक टैंक है, जो कि सरकार को हमारी भविष्य की नीतियों के लिए सुझाव भी देती है और देश में हमारे सतत विकास लक्ष्य हो गए या फिर इनोवेशन हो गया, इन सबको बढ़ावा देने का काम भी करती है। तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? तो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो डाउट सेक्शन में अपने सवाल पूछ लीजिएगा। क्लियर? क्योंकि आज मैं लाइव क्लास ले नहीं पा रहा हूं, मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ था सुबह, तो इस वजह से। ठीक है? या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कशन विद निर्मेश सर पे भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। क्लियर? और टेलीग्राम पे आप निर्मेश सर के नाम से भी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको क्लासेस के लिंक्स और ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु को बढ़ा करके 85 वर्ष कर दिया है। तो क्या है ये पूरी न्यूज, आइए जानते हैं। पहले कितनी थी और अब कितनी है और कौन से नियम में संशोधन किया गया है कि ये हो जाए। सबसे पहले तो ये डाक मतदान होता क्या है या पोस्टल बैलेट होता क्या है, आइए समझते हैं। आपने देखा होगा जब भी हमारे देश में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या फिर हमारे जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, जैसे गांव में आपके जो पंचायत के हो गए या शहरों में आपके जो म्युनिसिपैलिटीज के जो चुनाव हो गए, उसकी हम बात करें, तो हम में से सभी लोग जो भी 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उनके पास ये अधिकार होता है कि वो अपने मत का अधिकार या मतदान कर सके। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नागरिक या लोग हैं जो कि उस दिन, जिस दिन हमारा मतदान होता है, उस दिन वो वास्तविक रूप में अपने पोलिंग स्टेशन या अपने शहर में मौजूद नहीं होते, या फिर वो शारीरिक रूप से इतने सक्षम नहीं होते कि वो घर से निकल करके मतदान केंद्र तक जा सके। यस और नो? मगर आज जैसे कि आप सोचिए कि आने वाले समय में जब चुनाव होगा तो हम और आप जाकर के अपना वोट दे देंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बीमार होंगे या फिर बहुत ज्यादा वृद्ध होंगे जो कि अपना मतदान का अधिकार नहीं कर पाएंगे। और ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो कि किसी सरकारी सेवाओं में की वजह से अपने होम टाउन से दूर हैं। तो इसीलिए सरकार ने यहां पर पोस्टल बैलेट की सुविधा लाई है। पोस्टल बैलेट की सुविधा लाई है, जहां पर हमारा जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 यानी कि 1961 का जो हमारा इलेक्शन का जो नियम है, उसका सेक्शन 27A का भाग ई कहता है कि वो सभी लोग जो मतदान अपना देना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश, चाहे वो अपने शारीरिक रूप से या फिर अपने कार्य की बाध्यता की वजह से उस दिन मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे, तो उनको चुनाव आयोग ये एक विशेष सुविधा देता है कि वो अपने घर पर या अपने कार्यस्थल पर अपना मत का अधिकार करके मतदान की गणना से पहले चुनाव आयोग तक पहुंचा दे। यानी कि काउंटिंग से पहले आप एक कागज पर अपनी पोलिंग को यहां पर दे सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप किसी ड्यूटी की वजह से बाहर हो, तो आपको चुनाव आयोग ने एक पर्चा दे दिया जहां पर अलग अलग कैंडिडेट्स जो कि आपके क्षेत्र में खड़े हुए हैं, उनका नाम और उनका क्या है, चुनाव चिन्ह है। तो आपने मान लीजिए बीजेपी को वोट दे दिया, तो इस कागज को आप क्या करोगे, चुनाव आयोग को दोगे, तो मतदान से पहले अगर आप दे दोगे तो आपका वोट वहां पर क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। अब सवाल आता है कि यहां पर किस किस को यह अधिकार दिया गया है। देखिए, यहां पर यह अधिकार कुछ विशेष लोगों को दिया गया है। पहले हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जवान, क्योंकि देश के जवान क्या है, देश की सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो भी तो देश के नागरिक हैं, उनको भी अधिकार है कि अपने मतदान का या अपने नेता का चुनाव करना। इसी तरह राज्यों के हमारे जो आर्म्ड पुलिस फोर्स है ना, आर्म्ड पुलिस फोर्स हो गए, सेना के जवान हो गए। इसके अलावा वो सभी पर्सनल जो कि हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जिनको क्या है, ओवरसीज यानी कि विदेशों में तैनात किया गया है ना। बहुत सारे हमारे फॉरेन सर्विसेज के क्या हैं, अधिकारी होते हैं, जिनको क्या है, एम्बेसडर के रूप में या फिर विदेश सेवा पर भेज दिया जाता है।
तो उनके पास भी ये अधिकार है संवैधानिक रूप से, जो कि क्या है यहाँ पर हमारे क्या है मतदान कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे अधिकारी, इनके पत्नी, इनके बच्चे जो कि क्या है कार्य में की वजह से मतदान नहीं कर पाए। इसके अलावा कई अधिकारी या फिर हमारे हायर अथॉरिटीज, जैसे कि अगर आप देखो हमारे देश के राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति हो गए, ये सब क्या है संवैधानिक पद पर हैं। तो ये चुनाव के दिन अपने गांव या अपने शहर हो सकता है कार्य की वजह से ना जा पाए, है ना। हमारे स्पीकर ऑफ द हाउस, है ना, तो ये सब लोग हमारे क्या है मतदान नहीं दे सकते हैं। ये क्यों? क्योंकि इनका कार्य इन्हें बाध्य कर रहा है या इनको रोक रहा है कि मतदान ना दे पाए, क्योंकि अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पद हो गए। अब इनके अलावा यहां पर कुछ लोग और हैं जो कि किसी कारणवश मतदान नहीं दे पाते। जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार है ना, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके पास भी क्या है मन है उसका मतदान करने का, अपने नेता को चुनने का, लेकिन वो नहीं दे पा रहा है। यानी कि हेल्थ इश्यूज, जैसे खास तौर पे अगर आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है तो उसको भी यहां पर एक्सटेंशन मिल जाता है। और इसके साथ साथ अभी तक जितने भी लोग 80 साल से अबव थे, यानी कि यहां पर इनको सीनियर सिटीजन बोला गया है। तो याद रखिएगा कि सेक्शन 27 का ए का भाग ई में 80 साल से अधिक आयु के जो लोग हैं उनको सीनियर सिटीजन माना जाता है चुनाव के नियमों के अंतर्गत। और अब सरकार ने इसी कंडीशन में 80 साल की जगह 85 वर्ष कर दिया है। यानी कि अब भारत में अगर कोई व्यक्ति 85 वर्ष से अधिक का है तो वो हमारी पोस्टल मतगणना का प्रयोग करके अपने मत का अधिकार कर सकता है। क्लियर? तो ये कंडीशन क्या है देश के सभी नागरिकों पर है जो 85 प्लस हैं, और बाकी क्या है स्पेसिफिक कंडीशन है सरकारी कर्मचारियों के लिए या फिर उन लोगों के लिए जो कि हेल्थ कंसर्न से जूझ रहे हैं, जैसे कोविड या ऐसी गंभीर बीमारी जिससे पहुंचने से या अगर आप उस बीमारी के साथ मतदान केंद्र जाओगे तो उसकी फैलने की आशंका है। क्लियर? तो याद रखिएगा कौन से अधिनियम में संशोधन किया गया है और 80 साल से बढ़ा करके 85 साल इसको किया गया है। क्लियर? चलिए, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, एक डेटा बहुत इंटरेस्टिंग निकल करके आया है इस रिपोर्ट के अंदर। ये जो सरकार के द्वारा ये जो मिनिमम एज बढ़ाई गई है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आंकड़ा निकल करके आया है। हाल ही में हमारे चुनाव आयोग ने 8 फरवरी के दिन भारत में कुल मतदाताओं की सूची जारी की थी। और इसको इंटरेस्टिंग है काफी, याद रखिएगा, आप इसका यूज अपने मेंस के आंसर राइटिंग में कर सकते हो। तो चुनाव आयोग जो भारत का है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताया कि 8 फरवरी में हमारे देश में कुल 96.88 करोड़ के करीब मतदाता हैं, यानी कि इतने लोग वोट देने के हकदार हैं। और इसमें 80 प्लस ईयर के जो हैं 80 प्लस ईयर के 1.85 करोड़ हैं। तो आप सोच सकते हो कि लगभग 2 से 3% लोग हमारे पोस्टल बैलेट के लिए क्या थे, हमारे एलिजिबल थे। तो सरकार ने इसीलिए इस नंबर को थोड़ा और मिनिमाइज किया है ताकि पोस्टल बैलेट का हमारा क्या है उपयोग उन्हीं लोगों के द्वारा किया जा सके जो क्या है इसके ज्यादा जरूरतमंद है। क्लियर? तो ये आंकड़ा हमारा क्या है 1.85 करोड़ के करीब थे, जो कि पुराना नियम के अनुसार था, और अब ये बढ़ करके क्या है 85 वर्ष कर दिया गया है। आई होप कि सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए, वेरी गुड। कोई भी डाउट हो तो डाउट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सॉरी। अगली न्यूज आती है स्पेसएक्स कंपनी, एलन मस्क की जो हमारी स्पेस की कंपनी है स्पेसएक्स, इनके द्वारा मीथेन सैट नामक सैटेलाइट को यहां पर लॉन्च किया गया ताकि पृथ्वी पे जो मीथेन गैस है उसको हम लोग मॉनिटर कर सके। अगर हम इस सैटेलाइट की बात करें मीथेन सैट की, इसको बनाने का या इसको लॉन्च करने के लिए जो फंड लगाए गए हैं वो ईडीएफ यानी कि इन्वायरमेंटल डिफेंस फंड के द्वारा लगाए गए हैं, जो कि एक इनिशिएटिव है जिसमें न्यूजीलैंड की स्पेस एजेंसी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, गूगल और बेस सिस्टम जैसी कंपनियां क्या हैं हमारी शामिल हैं।
तो इन्वायरमेंटल डिफेंस फंड के नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, इस फंड में हम लोग पर्यावरण की रक्षा करने के लिए पैसे को जुटाते हैं और इसका प्रयोग उन सभी प्रोजेक्ट्स में या पॉलिसीज में किया जाता है जो हमारे पर्यावरण की संरक्षण या फिर रक्षा कर सके। अब अगर हम मीथेन सैट की बात करें तो आपको पता है कि मीथेन गैस हमारी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है ना। अगर मीथेन हमारा एक सर्टेन लेवल से अधिक हो जाता है तो हमारे जो पृथ्वी है इसमें ग्रीन हाउस का इफेक्ट बढ़ जाता है ना। ग्रीन हाउस गैस है और इससे क्या होता है, हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। तो इसीलिए हमें ये प्रॉपर निगरानी रखनी है कि कौन से शहर में या किस इलाके में या किस देश के अंदर हमारा मीथेन का एमिशन ज्यादा हो रहा है, और जो हमारे देश में की वजह से हमारे पूरे दुनिया में हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक खतरा बनना है। क्योंकि आपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पढ़ा ही होगा कि ग्रीन हाउस गैस क्या करता है, हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है उस पर एक बहुत बड़ा असर डालता है। और ग्लोबल वार्मिंग अगर हमने कंट्रोल अभी से नहीं किया तो इससे हमारे ग्लेशियर्स और हमको क्या है, पर्यावरण में कई ऐसे दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, जैसे कि ग्लेशियर का पिघल जाना, या फिर हमारे जो सूखा पड़ जाना, या फिर जंगलों में आग लग जाती है। आप देखोगे जब हमारा भूजल स्तर सूख जाता है तो क्या है, उस इलाके में मरुस्थल की जैसी स्थिति बन जाती है। ये सब क्या है, तमाम कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो कि हमें यहां पर देखने को मिलते भी हैं। अब अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या करेगा, ये जो मीथेन सेट है ये एक प्रकार का वॉचडॉग है, यानी कि निगरानी रखने वाली सैटेलाइट है, जो कि प्रतिदिन लगभग 15 बार 15 टाइम्स हमारे अर्थ पर क्या है, अर्थ के चारों ओर चक्कर काटेगा और लगभग 300 ऐसे टारगेट से निर्धारित करेगा जिस पर यह नजर रख सके। क्योंकि दुनिया में अगर आप देखो तो मीथेन एमिशन ये सब क्या है, कुछ ऐसे चुनिंदा इलाकों में हॉटस्पॉट के रूप में पहचाने गए हैं जहां पर सबसे ज्यादा हमारा क्या है, मीथेन गैस का एमिशन होता है। तो उन पर यह निगरानी रखेगा कि कल के मुकाबले कहीं ज्यादा उत्सर्जन तो नहीं हो रहा, तो ये सब काम यहां पर करेगा। तो 300 टारगेट्स को देखेगा पूरे दुनिया में, 15 बार ये पृथ्वी के चक्कर लगाएगा और इसकी जानकारी हमारे स्पेस स्टेशन तक उपलब्ध कराएगा, और फिर हमारी जो एजेंसियां हैं वो उस इलाके में उस कंपनी पे या उस देश की सरकार पर दबाव बना सके कि वो मीथेन को ट्रैक करके अपने इलाके में कम करे। तो ये एक बहुत ही बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाया गया है मीथेन सेट के रूप में, जो कि हमारे पॉलिसी मेकर्स और इंडस्ट्रीज पर एक प्रकार से क्या है, नियंत्रण और दबाव बनाने का काम करेगा कि भैया तुम क्या है अब सुधर जाओ, अब क्या है नहीं सुधरे तो इससे जलवायु परिवर्तन पर एक दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। क्लियर, नोट कर लीजिए। अगली न्यूज आती है, पांचवी न्यूज आज की, भारत के पहली अंडर वाटर यानी कि पानी के अंदर चलने वाली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कोलकाता में कर दिया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो कोलकाता के दो प्रमुख शहरों को या इलाकों को अगर हम बात करें, जिसको हम ट्विन सिटी भी कहते हैं, हावड़ा और साल्ट लेक, उनको कनेक्ट करने वाली एक मेट्रो लाइन जो कि हुबली नदी के बीच से हमारी पास होती है, उसका उद्घाटन कर दिया गया है। तो कौन सी नदी को यह हमारा क्रॉस करेगी, हुबली नदी को। मैं यहां पर आपको समझा देता हूं। तो अगर हम बात करें तो एक तरफ है हावड़ा और एक तरफ है सॉल्ट लेक। ये दो हमारे क्या है, दो प्रमुख शहर के छोर हैं कोलकाता के। तो यहां पर हमारा क्या है, इसके बीच से हमारी क्या है, हुबली नदी गुजरती है ना। हमारी कौन सी है, हुगली नदी गुजरती है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर इस नदी में हमारा 520 मीटर की जो स्ट्रेच है, कितना, 520 मीटर की स्ट्रेच को मात्र 45 सेकंड में ये मेट्रो ट्रेन कवर करेगी। क्लियर। तो याद रखिएगा कि 520 मीटर की लंबी ये टनल है, 45 सेकंड में ये मेट्रो रेल कवर करेगी। किसके बीच में, हुबली और सॉल्ट लेक के, सॉरी, हावड़ा हावड़ा और सॉल्ट लेक के बीच में। और कौन सी नदी है, हुबली रिवर में। क्लियर।
और अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि पानी के कितने अंदर बनाई गई है ये टनल, तो याद रखिएगा कि ये हमारी लगभग 26 मीटर की गहराई पर बनाई गई है। ठीक है, 26 मीटर पोजीशन है इसका बिलो रिवर्स सरफेस। ठीक है, तो ये 3 डेटा आपको याद रखने हैं, परीक्षा में पूछ लिया जा सकता है। गहराई कितनी, लेंथ है इसकी पानी के अंदर, और कितने सेकंड में पार करेगी, और किनको कवर करेगी, और कौन सी नदी है। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया वो आपको याद ही है, पीएम मोदी के द्वारा। छठी न्यूज आती है राष्ट्रीय बागवानी मेला, नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर 2024। अगर हम दोस्तों बात करें इस साल के राष्ट्रीय बागवानी मेले की, तो इसका आयोजन IIHR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड रिसर्च के द्वारा, एंड नहीं होगा, रिसर्च के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो अगर हम बात करें, ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च है, ये हमारा बैंगलोर सिटी के आउटर में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है हिसार घाटा, है ना, हिसार घाटा, जो कि बेंगलुरु के आउटर में पड़ती है, वहां पर किया जा रहा है। अब इस आयोजन की बात करें तो ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है, जो कि 5 मार्च से शुरू हुआ और आज यानी कि 7 मार्च को इसका क्या है, समापन होगा। अब अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल की इसकी थीम है, मैं यहां पे इसको जूम कर रहा हूं तो यहां पे आप इसकी थीम देख सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि आने वाली पीढ़ी की तकनीकों का प्रयोग करके हम बागवानी के क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च जो है, जो कि हिसार घाटा में है बेंगलुरु में, वहां पर इसका आयोजन किया गया। और थीम क्या है इसकी, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और 5 से 7 तारीख के बीच में आयोजित किया जा रहा है। अब सवाल आता है कि सर यहां पर होगा क्या। देखिए, ये हमारा बागवानी के क्षेत्र में भविष्य की तकनीकों का प्रयोग करने की बात कर रहा है। तो यहां पर हम लोगों को स्मार्ट इरिगेशन के तरीके देखने को मिलेंगे, जो कि किसान अपने खेतों में, अपने इलाकों में इस्तेमाल करके बेहतर सिंचाई की व्यवस्था कर सके। इसके अलावा आपने देखा होगा कि बागवानी फसलों में हमारा मौसम या पर्यावरण का प्रबंधन बहुत जरूरी है, और ऐसे में तापमान को नियंत्रण करना भी जरूरी है। तो इसके लिए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट मैनेजमेंट जैसी तकनीक को भी यहां पर प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके अलावा यहां पर डिजिटल हॉर्टिकल्चर को लाया गया है, जिससे कि किसान डिजिटली अपनी फसल को मॉनिटर करे, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सके और अपने उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सके। और यहां पर हमारी कई वर्कशॉप और हैंड ऑन ट्रेनिंग की व्यवस्था भी की गई है, ताकि जो किसान है जो इस मेले में आया है उसको हम वो ट्रेनिंग दे सकें जिसका प्रयोग वो अपने जाकर के अपने खेतों में करेगा। क्लियर? तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये हमारा क्या है, हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर मेला है। बढ़ते हैं अब अगली न्यूज पर, उसमें बस बेसिक चीजें याद रखिएगा, थीम, डेट, लोकेशन और इसका पर्पस। अगली न्यूज आती है, केरला के अंदर पहली जनरेटिव एआई टीचर को हमारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या है, आयरिश। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्लासरूम के अंदर आयरिश एक बच्चे के साथ हैंडशेक भी कर रही है। तो अगर हम बात करें तो ये स्कूल का नाम है KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल। स्कूल वगैरह का नाम मत याद रखिएगा, बस शहर का नाम याद रखिएगा, तो उससे आप लोग एलिमिनेट कर लोगे, है ना। तो तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर KTCT जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहां पर अटल ट्रिंकलिंग लैब जो कि नीति आयोग के द्वारा स्थापित की गई है, वहां पर विकसित की गई है ये एआई टीचर आयरिश को। तो इसने क्लासरूम के अंदर बच्चों को हमारे इंटरेक्टिव लर्निंग सेशन दिए,
उनको पढ़ाया और उनके सवालों के उत्तर भी दिए जो कि क्या थे, प्री इंस्टॉल्ड थे। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, हम लोग एक प्रकार का क्या है, पहले से जो सवाल या पहले से जो प्रश्न हम लोग फीड किए होते हैं उसके आंसर्स क्या है, हमारे यूजर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, ह्यूमनाइड रोबोट है, यानी कि मनुष्यों की तरह दिखने वाला टीचर रोबोट है जिसका नाम क्या है, आयरिश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में सवाल बनेगा, इसका नाम ही नोट कर लीजिएगा, किस राज्य में हुआ है ये पूछा जा सकता है। क्लियर? तो बस इतना ही इसमें याद रखना है। आज की लास्ट न्यूज आती है नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तो नौसेना के कमांडरों की जो कॉन्फ्रेंस है या सम्मेलन है, इसका आयोजन 5 मार्च से हमारा 7 मार्च के बीच में किया जा रहा है। कहां पर? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा भारत के 2 युद्ध पोतों में। तो इसका कोई लोकेशन या कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि युद्ध पोत में हमने हाइब्रिड मोड में इसका आयोजन किया है। तो ये अगर हम बात करें तो नौसेना के जो कमांडर का सम्मेलन है, ये पहली बार देश में आयोजित किया जा रहा है और इसके आयोजन के लिए भारत के 2 महत्वपूर्ण लड़ाकू जहाज, पहला आईएनएस विक्रांत और दूसरा आईएनएस विक्रम आदित्य का प्रयोग किया गया। तो आईएनएस विक्रम आदित्य और आईएनएस विक्रांत के अंदर भारत के रक्षा मंत्री, आप फोटो में भी देख सकते हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और यहां पर हमारे जो भी नौसेना के कमांडर थे उनकी पहली सम्मेलन का आयोजन इसमें किया गया। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा आईएनएस विक्रांत है जहां पर लड़ाकू विमान लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। समुद्र के अंदर हमारे लैंड और टेक ऑफ करने की भी सुविधाएं इन दोनों लड़ाकू विमान में है। पीछे आप देख सकते हैं रनवे बना हुआ है जहां पर टेक ऑफ करेगा और लैंडिंग की भी सुविधा रखी गई है। तो बस इसमें बेसिकली इतना ही याद रखना है आपको और इससे ज्यादा नहीं याद रखना है कुछ, है ना। जहाज के नाम यहाँ पे बन सकते हैं इस पे। तो इसी के साथ आज का ये हमारी इंपॉर्टेंट सारी न्यूज यहाँ पे समाप्त होती है। अब आइए कुछ सवालों पे फटाफट नजर डाल देते हैं जो कि आज के सेशन से हमारे पूछे जा सकते थे। सरकार ने पोस्टल वोटिंग के लिए न्यूनतम आयु को बढ़ा करके कितनी कर दी है? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष या 85 वर्ष? तो आप सभी लोग कमेंट में इसका जरूर आंसर करिएगा, ठीक है, कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा इसका। तो कितनी कर दी गई? 85 वर्ष। तो पहले हमारे देश में सीनियर सिटीजन्स के लिए 80 वर्ष की आयु को निर्धारित किया गया था, जो कि अब बढ़ा करके 85 वर्ष कर दिया गया है। इनमें से किस स्पेस एजेंसी के द्वारा मीथेन सैट नामक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है ताकि पृथ्वी पर हम मीथेन गैस को ट्रैक कर सके? इसरो, नासा, जापान की स्पेस एजेंसी या फिर स्पेस एक्स? तो इसका सही आंसर क्या है? स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रतिदिन ये 15 बार हमारा क्या है, पृथ्वी के चक्कर लगाएगी और ऐसे 300 स्पॉट्स को टारगेट करेगी जहां पर मीथेन गैस का एमिशन सबसे ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। इनमें से किस शहर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा की शुरुआत की? मुंबई, कोलकाता, बनारस या फिर अहमदाबाद? तो सही आंसर क्या है? हावड़ा को सॉल्ट लेक से कनेक्ट करते हुए हमारा हुगली नदी पर इसको निर्मित किया गया है। 520 मीटर की इसकी लेंथ है और लगभग 45 सेकंड में यह हमारा इसको कवर करेगा। इनमें से किस शहर में नेशनल हॉर्टिकल्चर फेयर का आयोजन किया गया? हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई या भोपाल? तो 3 दिवसीय ये मेले का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। और लास्ट सवाल, इनमें से किस शहर में भारत का पहला जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टीचर आयरिश को लॉन्च किया गया है? तेलंगाना, कर्नाटका, केरला या आंध्र प्रदेश? तो सही आंसर क्या है? तिरुवनंतपुरम के केटीसीटी सीनियर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हमारा इस रोबोट को लॉन्च किया गया, जो कि स्टूडेंट्स को हमारे इंटरेक्टिव सेशंस में गाइड करा और उनके आंसर्स भी, डाउट्स को भी रिजॉल्व किया है। तो इसी के साथ हमारे आज के जो सवाल प्रीलिम्स में बन सकते थे सेशन से, उसको हमने डिस्कस किया है। अब आते हैं सीधे मेंस के सवाल पर।
तो आज का सवाल बहुत ही सिंपल सा है। डिस्कस द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया। यानी कि भारत में जो हमारा चुनाव आयोग है उसका क्या भूमिका है, जिससे कि वो भारत में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करा सके। तो 250 शब्दों में आपको इस आंसर को लिख करके हमारे टेलीग्राम चैनल डिस्कशन विद निर्मेश सर पर शेयर कर देना है। आप में से जो लोग भी नए जुड़े हैं हमारे साथ, तो वो इस सेशन को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक निर्मेश सर के नाम से और एक डिस्कशन विद निर्मेश सर के नाम से, जहां पर आप इस क्वेश्चन के आंसर्स को शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे स्टडीलॉजी के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाकर के, जहां पर आज की क्लास की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिख करके वहां पर शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी? सबसे पहले आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करनी है, जो कि चुनाव आयोग जैसे संगठनों की बात करता है। कौन सा अनुच्छेद उन्हें अधिकार देता है, कौन कौन से चुनावों का आयोजन चुनाव आयोग करा सकता है और कौन कौन से अधिकार हैं उनके पास, उन सब को आपको यहां पर मेंशन करना है। क्लियर? तो लिख लेंगे इस आंसर को। तो कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल सुबह लाइव सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।